Guys, welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Sarup, Institute of Professional Studies. I am taking your optional paper class of semester 1 inclusive education. Today I will discuss about the problems and education and provision given by the government for OBCs and minorities in unit 2nd. Okay, let's start the class guys. OBCs ओबीसीज कौन होते हैं? जिनको हिंदी में पिछड़ा वर्ग कहते हैं. एट फर्स्ट इस वर्ड का यूज़ 1978 एंड आफ्टर दैट 1930 और 31 में यूज़ किया गया. इन 1934 इन चेन्नई मद्रास में पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गई और उसमें कम से कम 100 जो कास्ट हैं उनको लिया गया. मीन्स जो पिछड़ा वर्ग है वो एक्चुअली ऐसा कोई कास्ट को लेकर उनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया था. पिछड़े वर्ग से मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एक आर्थिक रूप से जो लोग सक्षम होते हैं, कहीं ना कहीं उनको सुविधाओं की कमी होती है, कहीं ना कहीं अनएजुकेट होते हैं और अनएजुकेशन भी उनको पावर्टी के कारण, गरीबी के कारण, इकोनॉमिकली वीक होने के कारण वो एजुकेट नहीं हो पाते हैं. इन 1947 इन बिहार पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई, जिन्होंने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया एंड कहा इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लासिफाई कास्ट which are educationally, economically and socially disadvantaged and they are at the lowest level as comparison to others. Means पिछड़े वर्ग से क्या मतलब है? समाज का वह वर्ग जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से, जो शैक्षिक रूप से किसी न किसी अन्य वर्गों की कंपैरिजन में, तुलना में कहीं ना कहीं उसका स्तर नीचे है, कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाया है. और एक पर्टिकुलरली अगर कहा जाए तो इनको किसी एक परिभाषा के अंदर बांधा नहीं गया है. इनके जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये एजुकेशन गेन नहीं कर पाते, ये डिप्राइव्ड सेक्शन में आ जाते हैं, ये सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन में आ जाते हैं. जैसी इनके समस्या हो जाती है प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इनके पास रोज़गार नहीं होता और रोज़गार किस वजह से नहीं होता? क्योंकि इनका पूरा जीवन गरीबी से भरा होता है. इनके पास धन की कमी होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाते हैं. तो जब ये वीक होते हैं तो उस तरीके से एजुकेशन गेन नहीं कर पाते और एजुकेशन गेन नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह में उनको वो चांसेस नहीं मिल पाते. इनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं ये कहीं ना कहीं इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. बहुत ही जो इनके काम के जो आवर्स होते हैं वो कोई डेफिनेट नहीं होते हैं, इरेगुलर होते हैं. इन्हें बहुत सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, इनको हॉलीडेज़ भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. इनकी इनकम जो होती है, क्योंकि ये चूँकि छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं तो इनकी इनकम भी बहुत लिमिटेड होती है और इसी वजह से अपने जो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हाई नहीं कर पाते हैं. क्योंकि जो एक पार्ट उनको जो अपनी इनकम का मिलता है तो उससे वो अपने भोजन पर, कुछ वस्त्र पे, कुछ भी फ्यूल पे और भी ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें उनको वो खर्च करना पड़ता है. तो उस लोएस्ट इनकम में वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने परिवार को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं. उसके बाद कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से कहीं उनको बहुत ऐसी नीड है, इमरजेंसी है, कोई बीमारी से कोई ग्रस्त हो रहे हैं, कुछ है, तो उसमें उनको ऋण भी लेना पड़ता है. तो इनडेप्टनेस भी इनका इस वाले मतलब क्लास में देखी गई है. कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का अभाव होता है. तो कुल मिला के कहना ये है कि इनकी जो सोशल स्टेटस है, सोशल कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है. इनका सामाजिक स्तर निम्न होता है. इनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भी किया जाता है. तो इनके जो एजुकेशन को लेकर, इनके जो
तकलीफ़ को देखकर, इनकी समस्याओं को देखकर, इनकी आर्थिक स्थिति को देखकर सरकार ने कुछ इनके लिए कुछ आयोग भी बनाए, अलग अलग लोगों ने जो कि उसको बिलोंग करते थे। तो उन्होंने जब उनकी दयनीय स्थिति देखी तो ये कुछ कमीशंस इनके लिए बनाए गए, कुछ प्रोविज़न इनके लिए बनाए गए। अब वो देख लेते हैं। एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से है, क्योंकि सारी चीज़ें इकोनॉमिक पे, आर्थिक व्यवस्था पे डिपेंड करती हैं। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारे को रोज़गार की भी समस्या नहीं होगी और हम अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इनके लिए सरकार ने जो भी प्रोविज़न्स दिए, सबसे पहले जो आयोग गठित किया वो काका कालेकर ने किया। काका कालेकर ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 जैन 1953 में ये बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया था और ये काका कालेकर की अध्यक्षता में ही किया गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन पर्पस था, वो ये था कि जो देश में सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़े लोग हैं, वो किस वजह से पिछड़ गए हैं और वो कौन कौन है, उनकी एक लिस्ट तैयार करना, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करना और किस प्रकार से इस आयोग ने उस लिस्ट को बनाया, सरकार के आगे पेश किया और कुछ सजेशन रखे कि किस प्रकार से इन वर्गों की सहायता की जाए, इनको हम किस प्रकार से इनकी समस्याओं को पहले तो समझें, उसके बाद उनकी कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करें, कौन कौन से इनके लिए स्टेप उठाने चाहिए। इस तरीके से ये कमीशन के जो लिस्ट जो बैकवर्ड क्लास की तैयार की गई वो पेश की गई और इसमें जो रिकमेंडेशंस थे वो ये थे कि जो केंद्र सरकार है उनके आगे इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इसमें लगभग जो हमारे कंट्री की 70% उन्होंने कहा कि ये जनसंख्या आ जाती है, तो इनको 70% सीट्स का रिजर्वेशन मिलना चाहिए जब इनको किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट किया जाए। With respect of representation in government and local body services, the commission recommended the reservation of 25% of the class. इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उनमें इनके लिए 25% का रिजर्वेशन रखना चाहिए और जो 1/3 है क्लास 2 वैकेंसीज़, जो कि हमारे जैसे एक हाईएस्ट पोस्ट की वैकेंसीज़ होती हैं, उसके बाद सेकंड क्लास की वैकेंसीज़ होती हैं, उसमें कम से कम 1/3 का इनके लिए रिजर्वेशन। इसी तरह से इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि किस तरीके से इनके लिए जो रिजर्वेशन है वो रखा जाए और इनके पिछड़ेपन को जो इन्होंने मतलब जो बताया कि इनके जीवन में किस चीज़ का अभाव है और किस तरीके से हमें इसको दूर करना है, तो उन्होंने यही बताया कि उनकी लो सोशल स्टेटस होता है, इनको जो व्यापार है, जो इंडस्ट्रियल है, जो उद्योग हैं, उसमें इनको आगे मतलब नहीं बढ़ने दिया जाता, इनका जो शैक्षिक प्रगति है उसमें अभाव देखा गया। तो इस प्रकार से इस आयोग ने उनकी एक सूची तैयार की और यह प्रयास किया कि इनकी समस्याओं को ज्ञात करके, समझकर इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए और बाद में इन्होंने अपना जो प्रतिवेदन है वो 2 वर्ष के बाद केंद्र सरकार के आगे भी प्रस्तुत किया। सेकंड कमीशन आ जाता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो है BR मंडल जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे इसके, उन्होंने अपॉइंट किया बैकवर्ड क्लास के लिए 1977 में लोकसभा के चुनाव में। इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पिछड़े वर्ग के लिए जो शैक्षणिक और जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें 25 से 33% तक आरक्षण की बात की। इन्होंने कहा सबसे पहले तो 27% सर्विसेज में और प्रमोशन में इनको मिलना चाहिए और इन केस ऑफ रिज़र्व कोटा इज़ नॉट फिल्ड, अगर रिज़र्व कोटा फिल नहीं होता है तब भी 3 के लिए कोटा उनको संभाल कर रख देना चाहिए।
जब वीपी मंडल जो हैं की अध्यक्षता में जब इस पिछड़े वर्ग के लिए इस आयोग का गठन किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें पिछड़े वर्ग का जो उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन से स्टेप उठाने चाहिए, इसके लिए लोगों ने सजेशन दिए कि किस प्रकार से वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तो वो क्यों पिछड़े हुए हैं, क्या उनके लिए रिज़र्वेशन कोटा होना चाहिए, क्या एक रिलैक्सेशन इनको ये भी दिया गया कि अपर एज लिमिट जिसकी है उसको रिलैक्सेशन दिया जाए, जैसे एज बढ़ रही है और नौकरी और उसमें कोई समस्या आती है तो उसको रिलैक्सेशन दिया जाए। रिज़र्वेशन पॉलिसी इनके लिए पब्लिक सेक्टर में भी और गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सब में इनके लिए रिज़र्वेशन पॉलिसी चलाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। गवर्नमेंट को कहा गया कि किस लीगल प्रोविजंस इसके लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिए, ताकि इनके लिए जो भी आवेदन आए हैं उस आवेदन के लिए ओबीसी क्लास के लिए जो ये प्रतिवेदन बनाया गया है उस पर इम्प्लीमेंट हो सके। तो केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों के बारे में जो ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसकी सुविधाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा लीगल प्रोविज़न बनाने के लिए गवर्नमेंट के आगे सिफारिश रखी गई। तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य रूप से यदि हम देखें तो हमें यह देखना चाहिए कि जो जो इसमें जो बच्चे हैं, खास करके जो प्राइमरी जो शिक्षा है वो हर एक वर्ग को बराबर रूप में मिलनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने बहुत से जन शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इस तरीके से जो मुहिम चलाई थी, उन्होंने बहुत सी जो योजनाएं चलाई थी, उसमें हर वर्ग को शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया। बाद में कोठारी जो कमीशन बना तो उसमें शैक्षिक वर्ग की समानता की बात की गई। फिर नई शिक्षा नीति बनी 1968 में, 1986 में, इनमें भी पिछड़े वर्ग की जो शिक्षा व्यवस्था है उनके लिए बहुत सी घोषणाएं की गई कि इसमें पिछड़े वर्ग को, पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उनके लिए चाहे वो प्लेट्यू एरियाज़ हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं, उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा के केंद्र, पिछड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शिक्षा के केंद्र खोलने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान चलाना है जिसके लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को वरीयता दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षा के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई। नाउ सी द माइनॉरिटीज़ की अल्पसंख्यक वर्ग जो है, ये तो था कि किसी न किसी रूप में शिक्षा में, समाज में और आर्थिक रूप में कोई वर्ग पिछड़ गया है तो उसको एक बाद में एक जाति का नाम दे दिया गया कि ये जातियां पिछड़े वर्ग में आ जाती हैं। परंतु माइनॉरिटीज़ जो है वो उसकी कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनीशन आज भी हमारे भारत के संविधान में नहीं है। इसमें कुछ 6 कम्युनिटीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन यूज द टर्म माइनॉरिटीज़ विदाउट डिफाइनिंग इट। इसको डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु अल्पसंख्यक जो नाम है, वे वर्ड है, इसको यूज़ किया गया है। आर्टिकल 31 यूजेस द टर्म्स लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 31 में उसके पार्ट फर्स्ट में जो भाषाई रूप में और जो धार्मिक रूप में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो हमारे लिए संख्या में कम हैं, जिसकी जो भाषा में संख्या में कम है और जो धार्मिक रूप से जिसकी कहना चाहिए कि एक तरीके से क्वांटिटी, उसको अल्पसंख्यक में लिया गया। द वर्ड और मीन्स डेट अ माइनॉरिटी में ईदर बी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस एंड डेट इट डज नॉट हैव टू बी बोथ। लिंग्विस्टिक भी हो सकती है और रिलीजियस भी हो सकती है, और दोनों ही हो सकती है। इट इज़ सफिशिएंट टू बी
वन ऑफ देम, ये दोनों में से एक भी हो सकती है और दोनों भी नहीं हो सकती हैं। तो इसमें जो ये 6 कम्युनिटीज़ ली गई वो हैं पर्शियन, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बौद्ध, जैन। ये 6 कम्युनिटीज़ को लिया गया, जिसमें 1933 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की गई कि ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, 6 समुदाय हैं, ये अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। अब इनकी जो समस्याएं हैं, चूँकि हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो अलग तरीके की लैंड है, क्लाइमेट है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, तो अलग अलग जो इनका विभाजन है तो वो बहुत से आधार पे किया जाता है। कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं कम्युनिटी, कहीं जाति के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर, कहीं शिक्षा के आधार पर, बहुत से बेसिस के आधार पर इनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। परंतु किसी विशेष आधार पर जो सामाजिक समूह बनाए गए, उनकी जो संख्या अगर अपेक्षाकृत कम है, यानी कि क्वांटिटी में वो कम है, तो उन्हें माइनॉरिटीज़ में, अल्पसंख्यक समूह में, अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया, जिसमें अभी मैंने जो चर्चा की, जिसको डिस्कस किया कि वो 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी जो थी उनको लिया गया। इसमें जो बहुत से भारतीय संविधान में कहा गया कि जो धार्मिक आधार पर हम कई बार बहुत से भेदभाव करते हैं, हमें वो भेदभाव नहीं करने, हमें सबको एक समान समझना है। और को जो एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से हम सोचते हैं कि नहीं, गर्ल्स को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, बॉयज़ को शिक्षा प्राप्त करनी है, गर्ल्स नौकरी नहीं कर सकती, केवल पुरुष वर्ग, पुरुष समाज ही नौकरी कर सकता है। जो इस तरीके से जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनकी, रहन सहन की, उनकी जीवन की, तो ये हमने अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याएं देखी हैं। इसके लिए जो सरकार ने जो सुविधाएं देने का प्रयास किया है, जो संविधान में उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं, जो कि ताकि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। जो इन 6 कम्युनिटीज़ की बात की गई है, वो कहीं पर भी कोई एजुकेशन से दूर ना रह जाए। क्योंकि हम बात यहाँ पर इसमें एजुकेशन की कर रहे हैं, तो जब हमारा जो इकोनॉमिकली, जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, उसको हम दूर कर पाएंगे तो उससे हमारी गरीबी भी दूर होगी, उससे हमारे एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर होगी, उससे हमारी शिक्षा की समस्या, जो भी शिक्षा से रिलेटेड हमें समस्याएं आती हैं, हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो भी दूर होंगी। तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन की पॉलिसीज़ दी हैं उनको देख लेते हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इन मैट्रिक का मीन्स स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो माइनॉरिटी अफेयर्स हैं उनको, जो उनके जो शिक्षा मंत्री हैं माइनॉरिटी की, उनको माइनॉरिटी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और किसी भी स्तर पर हम उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखें। उनके लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम, जो हायर एजुकेशन में पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, वो रखी गई। मौलाना आज़ाद तालीम ए बेलगन टू इम्प्रूव लिटरेसी इन मुस्लिम्स, उनमें मुस्लिम्स में साक्षरता को बढ़ाने के लिए इस योजना को चलाया गया, स्पेशली अमंग वुमेन। क्योंकि हमारी जो ऑर्थोडॉक्स सोच होती है कि वुमेन केवल घर के काम के लिए बनी हैं, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती या वो आगे नौकरी नहीं कर सकती, तो उसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जन शिक्षण संस्थान इज़ फॉर इम्पार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग अमंग मुस्लिम्स डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। इनके लिए जन शिक्षण संस्थान बनाने की बात की गई। ब्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज़, जो जहाँ पे जो भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो क्षेत्र हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग रहता है, उन क्षेत्रों में ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उस पर ध्यान देने की बात की गई, उनके लिए इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई। वुमेन के हॉस्टल बनाने की बात की गई इन एरियाज़ में।
मदरसा मॉडर्नाइजेशन, मदरसा जो होते हैं उनको मॉडर्नाइज़ करने की बात की गई, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कोचिंग और अलाइड स्कीम्स चलाने की बात की गई, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फ़ंड की बात की गई। इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से जो छोटी छोटी स्कीम्स चलाकर किस तरीके से इनको शिक्षा में हम आगे बढ़ा सकते हैं, इनके रोज़गार को दूर कर सकते हैं, इनके लिए शिक्षा संस्थान खोलना, इनके लिए कोठारी कमीशन ने भी जो शैक्षणिक अवसरों की समानता की बात की गई, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोलने हैं, किस तरीके से किस प्रकार से कौन सी स्टेप्स उठाकर हम इनके लिए प्रयास कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ा सकते हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। तो मदरसा जो हमारे इनमें चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान चलाना, उनको मॉडर्नाइज़ करना, इस प्रकार से छोटे छोटे प्रयास करके इनकी शिक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने आज ओबीसीज पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की बात इंक्लूसिव एजुकेशन की सेकेंड यूनिट के अंतर्गत की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।